Okay, now in today's topic, and tomorrow also, and maybe in the next day as well, we'll be discussing here the electrolyte balance in the body, its various pathological implications. At the same time, we will be actually going on to another very important topic, that is the acid-base balance. तो अभी यहाँ पर हम फोकस करके बैठे हुए हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स पर. लास्ट टाइम आपको बताया कि फ्लूइड बैलेंस कैसे होता है, वाटर बैलेंस, व्हाट इज़ हाइपरवालीमिया, व्हाट इज़ हाइपोवालीमिया, सर्कुलेटरी फेलियर, शॉक, इस पे हमने लास्ट टाइम फोकस किया था. और आज हम लेने जा रहे हैं सोडियम होम्योस्टेसिस. मीन्स हाउ मच सोडियम इज एक्चुअली प्रेजेंट इन योर बॉडी, how you will get known to these facts, how much sodium is present, what is a hyponatremia, because sodium is actually, its symbol is Na, means it is a natrium, like potassium is a kalium, so its symbol is K, as far as potassium is concerned. It's not, a symbol is not P, P is phosphorus, so this will be called as K, K means kalium, Na, sodium. So this is what we call here sodium means a natrium. So if anything actually is beyond the level of, it's beyond the normal level of sodium we have, maximum normal level, if the sodium is beyond that, you call it hypernatremia. And if it's below the minimum level, you call it hyponatremia. What are their causes? How the patient will present when he will be experiencing hyponatremia or hypernatremia, and how you will actually will try to treat this patient. ये इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा. आपने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि टोटल जो वाटर है हमारी बॉडी में, ये पूरी बॉडी जो है आपकी, ऑलमोस्ट 70% ऑफ योर टोटल बॉडी वेट इज जस्ट वाटर. यानी आपके बॉडी से अगर मैं वाटर निकाल दूं तो आप इतने रह जाएंगे, इतने. तो कितनी वेट जाके होगी? अगर आप 60 kg के भी हैं तो कोई 42 kg तो सिर्फ वाटर है. 42 kg. आप अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ आपका वज़न जो है टोटल पानी निकाल दिया जाए तो आप टोटल 18 किलो के. 18 kg इज ओनली योर मास. सॉलिड मास कितना है? 18 kg. 42 kg आउट ऑफ 60 इज जस्ट वाटर. इससे अंदाज़ा लगाएं, वाटर इज लाइफ. लाइफ क्यों कह रहे हैं? वजह ये. तो इससे वाटर के इस बैलेंस को आपको बैलेंस रखना है और बॉडी बैलेंस रखेगी उसको. अंडर फिजियोलॉजिकल लिमिट्स दिस विल बी बैलेंस्ड. कभी भी आपका प्लाज्मा में वाटर अगर कम हो जाएगा तो प्लाज्मा आपका हो जाएगा हाइपर ऑस्मोलर, जिसमें सॉल्यूट्स होंगे ज़्यादा, वाटर होगा कम. और एकदम से जब वो हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड, अगर हाइपर ऑस्मोलर प्लाज्मा अगर आपके बॉडी के हाइपोथैलेमस के रीजन से गुजर जाएगी तो आपको थर्स्ट फील होगी और आप एकदम से जाके 2-3 ग्लास पानी के पिएंगे ताकि इस प्लाज्मा को डाइल्यूट किया जा सके, बैक टू नॉर्मल किया जा सके. तो फ्लूइड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये नहीं है कि सोडियम कम हो जाए तो वाकई सोडियम कम हो रहा है. सोडियम उतना ही है जितना आपके बॉडी में है, फिर भी कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम विल बी लो. क्यों? क्योंकि किसी चीज़ का लो होना दो चीज़ों की वजह से हो सकता है. नंबर वन, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका वाटर है बॉडी में अंदर, उस वाटर में हमने देखा कि टोटल मिला के अगर आपकी बॉडी है 60 kg की नॉर्मल, अगर तो 42 विल बी जस्ट वाटर. और उस वाटर में 42 kg वाटर में मोस्ट ऑफ द वाटर, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द टोटल वाटर दैट इज प्रेजेंट इन योर बॉडी इज दैट वाटर विच इज प्रेजेंट इन द सेल्स. माना ICF, जिसको हम कहते हैं इंट्रासेल्युलर फ्लूइड. कितना टोटल? 2/3. 2/3 माने कितना kg? अगर आप 60 kg के हैं तो 30 kg, 40 kg, 42 तो टोटल वाटर है. मार्कर नहीं है क्या? आज मार्कर ही भूल. मार्कर नहीं है क्या? ले आओ, जल्दी से ले आओ. शाबाश, एक ले आओ, एक ही ले आओ. चलो ये
बस एक दे दो जो काम कर रहा है, बस सही है, ठीक है। अब देखिए आप अगर फॉर एग्जांपल यू आर 60 kg, तो हाउ मच इज ए वाटर? 42। एंड हाउ मच इज द सॉलिड मास? 18। ठीक है, अब इस 42 में 2/3 इज इंट्रासेल्यूलर एंड 1/3 इज ए एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। समझ गए? 1/3 इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इसका मकसद ये हो गया कि ये 2/3 जो यहाँ है, 2/3 ऑफ कितना? 42 का 2/3, तो 42 का 2/3 है, तो ये 2/3 तो इसके 3 से अगर कर देंगे तो ये कितना कितना होगा? 14 होगा ना। तो इसके ये दो जो हैं, ठीक है ना, ये दो जो हैं, तो 28 kg विल बी इंट्रासेल्यूलर और 14 kg विल बी एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर में फिर कोई 25% जो आप यहाँ पे देखेंगे ना, 25 ऑफ दिस, यूँ समझ लें कि ये जो टोटल है इसका, इसमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर विल आइदर भी क्या? सेल्स के बाहर, और सेल्स के बाहर दो जगहों पे हो सकता है, या तो बिटवीन द सेल्स जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल, या हो सकता है इन द वेसल्स, और इन द वेसल्स तो ब्लड है, वो ब्लड में तो सेल्स हैं, सेल के अलावा जो चीज़ है वो प्लाज्मा। तो इसका मकसद एक दूसरी चीज़ क्या है? प्लाज्मा। और यहाँ से आप यहाँ पे देख रहे हैं ना 14 kg माने कितना? 1/3, और 1/3 कितना होता है? 33%, और 2/3 कितना होता है? 67%। तो 67% ऑफ योर टोटल वाटर इज एक्चुअली इंट्रासेल्यूलर, एंड हाउ मच इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर? 33%। उस 33% में इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो 25% है, और बाकी कितना बच गया? 8%। 8% आपका टोटल प्लाज्मा है। तो ये प्लाज्मा टोटल, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड आपका बॉडी में इस तरीके से फैला हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द वाटर दैट इज प्रेजेंट इन योर बॉडी इज एक्चुअली द वाटर दैट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। सेलों के अंदर जो है वो तकरीबन यूँ समझ लो कि 2/3 ऑफ योर टोटल बॉडी वाटर इज विद इन द सेल्स एंड 1/3 इज आउटसाइड द सेल्स। उस 1/3 में माने 33% जो बाहर है उसमें 7% इज ओनली द प्लाज्मा एंड रिमेनिंग 25% इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो या प्लाज्मा हो, ये दोनों एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। और इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड तो आपको पता है वो सेलों के अंदर है। वो सेलों के अंदर किस शक्ल में मौजूद है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ये क्या है? वाटर है। वो कितना वाटर? ये सिर्फ आप ये वाटर निकालो तो ऑलमोस्ट बॉडी का आधा जो है वो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है, लगभग कितना? 28 kg, और बॉडी अगर आपकी है 60 kg, तो रफली हाफ ऑफ योर वाटर इज इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। और इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड के अंदर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को आप थोड़ा सा अगर कंपेयर कर देंगे ना, खास तौर पे इन रिलेशन टू विथ रेफरेंस टू द 2 इलेक्ट्रोलाइट्स, वन इज द सोडियम, वन इज द पोटेशियम, तो ये कंट्रास्ट में होगा। अगर हम इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड के अंदर हैं ना अगर, तो वहाँ पर तुम्हें सोडियम मिलेगा बहुत ही लो, पोटेशियम होगा वेरी हाई, कंट्रास्ट बाकायदा। सोडियम होगा हार्डली 5, तो वहाँ पोटेशियम होगा 140, 130, 135, 140 मिली इक्वलेंट्स पर लीटर। इनका यूनिट होता है मिली इक्वलेंट्स, मिली इक्वलेंट्स पर लीटर, ये इसका यूनिट है। जब आप इंट्रासेल्यूलर अंदर, जब इंट्रासेल्यूलर माहौल में अगर अंदर हैं, तो वहाँ इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में किसका राज है? यहाँ पर पोटेशियम। हाउ मच ऑफ पोटेशियम? 135 to 140 like this, but in contrast to that the sodium will be very very less. कितना? मैक्सिमम 5 मिली इक्वलेंट्स पर लीटर। लेकिन जैसे आप बाहर निकलेंगे, माने किधर? एक्स्ट्रा सेल्यूलर। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर दो दुनियाएं हैं आपकी, या तो होंगे सेलों के बीच वाली स्पेस में, नाम होगा ऐसा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या फिर होंगे आप ब्लड के अंदर प्लाज्मा में। दोनों सूरतों में उसको कहा जाएगा क्या? दोनों सूरतों में उसको कहा जाएगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, इसके अंदर अगर आप यहाँ पर फिर मैच करेंगे ना, तो ये आपको इस वक्त तो मैंने ECF बताया, ICF, और ECF में अगर आप देखेंगे तो ये कंट्रास्ट होगा। यहाँ सोडियम होगा वेरी हाई और पोटेशियम होगा वेरी लो। तो ECF में हमेशा सोडियम हाई होता है, और जहाँ सोडियम हाई होता है वहाँ क्लोराइड भी हाई होता है। तो इट विल बी वेरी हाई रेशियो, वेरी हाई लेवल ऑफ द सोडियम।
हमें यहाँ देखना होगा कि फ्लूइड के अंदर सोडियम कैसे मैच करेंगे। क्या आप सेल के अंदर बैठे हुए क्या सोडियम को मेजर कर सकते हैं? क्या इंट्रासेल्युलर सोडियम आप मेजर कर सकते हैं? नहीं। तो क्या कर सकते हैं, ईसीएफ में जो सोडियम मौजूद है वो आप मेजर कर सकते हैं। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी बॉडी में कितना सोडियम इस वक्त है। लेकिन जब आप बाहर मौजूद हैं, ईसीएफ को जब आप फोकस करते हो, तो कौन सा सोडियम मेजर करना आसान है, इंटरस्टिशियल वाला कि प्लाज्मा वाला? तो सीधा सीधा आप लेके आ जाओ ब्लड का सैंपल। ब्लड के सैंपल में कहाँ देखना चाहेंगे आप सोडियम, सेलों में कि प्लाज्मा में? तो जब आप सिरिंज में अगर आप 2 cc ब्लड लेके, क्या उस ब्लड को किसी ऐसी बॉटल में डाल दूं जो क्लाट ना हो, या क्लाट हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता? क्लाट ना हो, क्लाट ना होगा तो वो ब्लड जैसा ही होगा, क्लाट ही नहीं हुआ। तुम्हें किस चीज में देखना है, पूरे ब्लड में कि प्लाज्मा में? तो क्लाट होने दो, तो क्लाट होने दो। क्लाट जब होने दोगे तो क्या हो जाएगा, आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटिलेट जो है वो क्लाट बना देंगे, और क्लाट में आपके क्लाटिंग फैक्टर्स वगैरह इस्तेमाल हो जाएंगे। हमें क्या क्लाटिंग फैक्टर्स है, हमें तो सोडियम देखना है। तो क्लाटिंग फैक्टर्स भले यूज हो जाएं, सिर्फ क्लाटिंग फैक्टर्स यूज हो जाएंगे कि उसके अंदर फिब्रिनोजन में फिब्रिन बन चुका होगा, होता रहे। हमें क्या फिब्रिनोजन से, हम क्या लेने जा रहे हैं? हम प्लाज्मा के अंदर सोडियम देखने जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, तुम क्लाट होने दो, सिरिंज में लेके चले जाओ। अब सिरिंज में लेके चले जाओगे, जब सिरिंज उधर पहुंचाओगे तो क्या अभी भी ब्लड होगा कि आधा क्लाट हो चुका होगा और आधा क्लियर फ्लूइड होगा? क्या कहेंगे क्लियर फ्लूइड? क्या है क्लियर फ्लूइड? ये नहीं, इसको बोलेंगे सीरम। ये प्लाज्मा नहीं कहेंगे इसको, अब आप इसका नाम होगा सीरम। आप कहेंगे सीरम क्या? सेल्स के बाद हटी हुई चीज जो होती है वो तो प्लाज्मा होता है, इसको अब सीरम क्यों कर रहे हैं आप? ऐसा मैंने इसको सीरम क्यों कहा, इसको प्लाज्मा क्यों नहीं कह रहा हूं, हालांकि है तो प्लाज्मा। फिर इस सीरम में उस प्लाज्मा में क्या फर्क है? क्या एक जैसे होंगे? क्या फर्क है? क्या फर्क होना चाहिए, आप क्या कहते हो? जब ये सर्कुलेट कर रहा था तब प्लाज्मा है, बाहर आके मैंने लेबोरेटरी वाले को दिया तो उसी क्लियर फ्लूइड को कह रहा है सीरम। तो मैं प्लाज्मा सोडियम लेवल देख रहा हूं कि सीरम लेवल देख रहा हूं? तो ये सीरम है। ये इसको सीरम क्यों कहते हैं? ये क्लियर फ्लूइड जो है आफ्टर क्लाट जो रह गया वो सीरम क्यों है? इसको सीरम इसलिए कहते हैं, प्लाज्मा इसलिए कहते हैं कि क्या हुआ है? बस थी इन्हें ठाए, इसको बनवा के क्यों नहीं बनवा रहे? कब बनवाओगे? वो माइक भी तुम लोगों ने कहा था, मेरे ख्याल पिछले साल कहा था कि माइक बन जाएगा, और मैंने यही कहा था कि नहीं बनेगा। हम लोग ही रहते हैं पैथेटिक किस्म का, मतलब हमारा रवैया है पेंडिंग में। एक्चुअली ये हमारा कल्चर ही ऐसा है, पेंडिंग में। और यकीन माने मेरी बीवी मुझसे इतना नाराज़ होती है सिर्फ पेंडिंग वर्क के लिए। मैं कहना बस इस दफ़ा छोड़ो, अगले हफ्ते कर लेंगे, और अगले हफ्ते करते करते अगले हफ्ते 3 काम और आ जाते हैं, वो 4, और जब पहला काम एक ही नहीं किया तो 4 में कैसे करूँगा, फिर अगला हफ्ता, और रहते होते वो पेंडिंग में होता होता इतने पाइलअप कर जाते हैं। और वाकई मुझे लगता है कि वो क्यों फ्रस्ट्रेट होती है, क्योंकि चीज़ें पेंडिंग में नहीं होनी चाहिए। 1 साल पहले कहा था कि माइक बनवा दो, तुम लोग मेरी आवाज़ से यूज्ड हो गए, माइक नहीं बनवाया। और जो पीछे बैठे हुए हैं उन्होंने कहा कि चलो आवाज़ नहीं भी सुनाई दे तो शाम को यूट्यूब पे देख लेंगे, छोड़ो। जैसे वो चोर होते हैं, क्या गिनना क्या है, कल अखबार में पढ़ लेंगे कि कितनी चोरी की है। देखिए ना, दुनिया में 2 ही सच होते हैं, एक होता है हाँ, एक होता है ना। इन 2 के अलावा बीच वाली जो चीज़ होती है वो हेरा फेरी है सारी। अब नहीं किया, सवाल के 2, इस सवाल के 2 जवाब हैं, माइक बनवाया कि नहीं बनवाया। ये नहीं कि क्यों नहीं बनवाया, एक्चुअली ये हुआ था, ये एक्चुअली ये मतलब है दूसरे को चक्कर देना। हकीकत ये है कि ये अब पता है वेस्ट में जब कोई क्राइम करता है या कोई कानून तोड़ता है, जज आते ही उससे सवाल करता है गिल्टी आर नॉट, उससे पूछता है
अगर उसने कहा कि हाँ येस गिल्टी, मैंने हाँ वाकई वो इशारा तोड़ा या मैंने इस तरीके से ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी की, हाँ किया उसने, बहुत कम सज़ा है उसकी, टाइम ज़ाया नहीं किया, बस ये है चलो $100 तुम्हारा जुर्माना हो गया, बस जाओ जाके। अगर न उसने किया कि नहीं मैंने नहीं किया और अब बहस शुरू हुई, 4-6 दिन बनाए, तो वो जो सज़ा आखिर मुझ पर साबित होगी ना, वो उससे सज़ा से 100 गुना ज़्यादा होती है। तो लोग उमूमन कोशिश ही करते हैं कि हाँ मैंने किया है, क्योंकि सच तो दो ही होते हैं ना। चीज़ एक बंदा मरा तो है ना, अब किसने मारा, एक ही बंदे ने मारा होगा, सिर्फ उसको ढूंढने के लिए 10 साल लग जाते हैं। अगर कोई आ जाए वो बोले कि हाँ मैंने मारा है, तो मामला ही ख़त्म, और वो 10 साल बाद वैसे ही पकड़ा जाता है। वो 10 साल के बाद उसकी 10 साल सज़ा शुरू हो जाती है। क्या नहीं मिले? मिल गए, किसी नहीं मिले। अदालत ने कबूल कर लिया हमने गलत दिया है, अदालत मुजरिम है उसकी, कैसे नहीं मिले? आप ही के ज़माने में मिले, अभी तो मिले। 3 महीने पहले भुट्टो के मिल गए हैं, आपको पता नहीं है क्या? आप मिल चुके हैं। अब आपकी मर्जी है उनको सज़ा देते हैं नहीं देते, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से, तो ये सीरम है। तो सीरम और प्लाज्मा में क्या फ़र्क हुआ? प्लाज्मा और सीरम में ये फ़र्क था कि ये सीरम जो है क्योंकि क्लॉट बन चुका है, तो प्लाज्मा में मौजूद जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं काफ़ी, वो भी यूटिलाइज हो गई। क्लॉटिंग फैक्टर्स जो प्लाज्मा में मौजूद थे वो भी यूटिलाइज हो गए। तो सीरम और प्लाज्मा में क्या फ़र्क हुआ कि सीरम इज एक्चुअली इंटैक्ट थिंग विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट योर प्लाज्मा प्रोटीन्स एटसेट्रा एंड क्लॉटिंग फैक्टर, बेटा बात नहीं करो, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स वो मौजूद हैं, लेकिन सीरम में ये सारे इस्तेमाल हो चुके हैं, दे हैव बीन कंज्यूम्ड ऑलरेडी। तो वो बाकी जो क्लियर फ्लूइड रह जाता है उसको हम कहते हैं सीरम। और इसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट्स से सब कुछ पड़े हुए हैं। लेबोरेटरी वाले आपको इलेक्ट्रोलाइट्स की लेवल दे देंगे। क्या आपने लेवल पूछी है उनसे? इलेक्ट्रोलाइट्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको देंगे क्या? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स, मैग्नीशियम वगैरह, और इसके लिए आपको अलग से रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में 4 इलेक्ट्रोलाइट्स की आपको लेवल मालूम करके आपको दे देते हैं। आप अभी जे के देंगे तो आपको 1 घंटे बाद आपको रिपोर्ट दे देंगे कि बाबा इसमें सोडियम इतना है, फलाना इतना है। ये 4 चीज़ें को पैरामीटर होता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, प्लाज्मा के सीरम, सीरम क्योंकि वो प्लाज्मा में नहीं देख रहा है, वो सीरम में देख रहा है, क्योंकि वो क्लॉट करने के बाद जो बचेगा वो सीरम होगा, और सीरम में वो देखेगा सोडियम। हमें देखना ये है कि सीरम में सोडियम लेवल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में कितनी होती है, कितनी होती है, किसमें हम देखेंगे? आईसीएफ में कि ईसीएफ में? ज़ाहिर है ईसीएफ में। प्लाज्मा कहाँ से आया? सीरम कहाँ से निकाला? प्लाज्मा से। वो प्लाज्मा क्या है? ईसीएफ है। ईसीएफ में क्या सिर्फ प्लाज्मा होता है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी होता है? वो थोड़ी नहीं निकाल के दे रहे हैं, आपने तो वेन में इंजेक्शन डाल के वहाँ से आपने सैंपल लिया है। तो दिस सैंपल हैज बीन एक्चुअली एक्वायर्ड फ्रॉम द ब्लड, सो इट इज़ द सीरम, इट्स नॉट इंटरस्टिशियल फ्लूइड। वैसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी ले लेते ना अगर आप, तो वो भी ईसीएफ ही था, लेकिन इंटरस्टिशियल फ्लूइड लेने का कोई रास्ता है नहीं। हम लोग कहाँ से लेंगे? ब्लड से। तो कहाँ? प्लाज्मा। प्लाज्मा में देख लिया तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी यही है, सेम है, तो इट इज़ ईसीएफ है। सेलों के अंदर नहीं देख रहे हैं हम लोग, अंदर देख रहे हैं किसके? ईसीएफ में। और ईसीएफ में कौन सी जगह से सैंपल लेना ईजी है? वेन से। और वेन से यहाँ से लेके 2 सीसी आप वहाँ पर भेज दें लेबॉर्ट्री में, आपको सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल आपको दे देंगे। हमें यहाँ देखना है कि नॉर्मल सीरम लेवल ऑफ सोडियम कितनी है, ये मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, और आपको बताया है कि नॉर्मल जो सोडियम लेवल है वो है ये। इस फिगर को, इस मैजिक फिगर को हमेशा याद रखो। 135। बेटा अगर यहाँ देखो, मैंने पहले भी आपको कहा हुआ है, बच्चे नहीं हैं आप, अगर आपको यहाँ क्लास में कंसंट्रेट करना नहीं आ रहा है तो बिलीव करें, अभी तो आज तो दरवाज़ा ही खुला हुआ, वैसे ही आप दरवाजे से बाहर जा सकते हैं 10-15 मिनट चक्कर लगा के, जब आपको लगे कि अब आपका माइंड फोकस हो रहा है फिर आके बैठ जाए। इतनी इजाज़त कौन सा टीचर देता है? उसके बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं हमें यहाँ ही बैठ के बातें करना हमें अच्छा लगता है, तो फिर मेरे पास इसका इलाज भी है, फिर आप उस इलाज के लिए तैयार हो जाओ। ये कड़वी गोरी है जो फिर आपको खानी पड़ेगी। अंडरस्टैंड? सो दिस विल बी एक्चुअली, तो ये है उसका वैल्यू। इस वैल्यू को हमेशा याद रखना है आपको। 135 to 145 मिली इक्वलेंट्स पर लीटर, ये है हमारा नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल है। तो नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल ये आपके वहाँ मौजूद है, और ये सीरम लेवल हम कहाँ से देख रहे हैं? ब्लड से सैंपल लेके हम उसको भेज रहे हैं यहाँ पर। तो ये लेवल है ये क्यों हम सोडियम को इस लेवल के बीचों बीच रखना चाहते हैं? क्योंकि अगर ये लेवल इससे कम हो गई, 135 से कम हो गई, तो हम कहेंगे कि इसको हो गया है हाइपोनेट्रीमिया।
और अगर 145 से ऊपर हो गई तो हम इसको कहेंगे ये हो गया इसको हाइपरनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया के अपने साइन सिम्टम्स हैं, हाइपरनेट्रीमिया के अपने साइंस और सिम्टम्स हैं। आप बोले कैसे होगा क्यों? इसके अपने काजेज हैं, इसका अपना काज है। काजेज को तो बाद में देखते हैं, पहले देखेंगे कि ये नॉर्मल लेवल मेंटेन कैसे होगी फिजियोलॉजिकली, तब जाके जाएंगे हम पैथोलॉजिकली। अब देखिए इस लेवल से कम हो गया तो इसका मकसद ये है कि बॉडी इसको नॉर्मल रखने की कोशिश की थी बॉडी ने, लेकिन कर नहीं पाई। इसका मकसद है कि तुम निकल गए फिजियोलॉजी से पैथोलॉजी की तरफ। ये डिजीज़ है, ये डिजीज़ है तो देखेंगे कि क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं और हमारे पास है कि क्या रेमेडी है, कैसे हम ठीक करें उसको। बॉडी ने उसको मेंटेन करने की कोशिश की, पता चला वो 145 की रेंज से निकल गया। इसका मकसद है ये फिर पैथोलॉजी में चला गया। पैथोलॉजी में चला गया, हमें कैसे पता चले? कुछ साइंस सिम्टम्स होंगे, पता लगाना होगा ऐसा क्यों हुआ है, काजेज, कुछ मेजर काजेज। और अगर ऐसा हो गया है तो फिर हम इसको कैसे फिर बैक टू नॉर्मल लाएं? डॉक्टर को इंटरवीन करना पड़ेगा। आखिर भी इंसान को बीमार भी होना है, फिर डॉक्टर किस वजह से हैं? फिर सब कुछ नेचर खुद ही ठीक कर दे तो फिर हमारी क्या ज़रूरत है यहाँ बैठ के पढ़ने की? वो खुद ही ठीक हो जाता है। तो खुद ठीक नहीं होता, कभी कभी ये आपके नॉर्मल रेगुलेटिंग सिस्टम से वो निकल जाता है और देन इट बिकम पैथोलॉजिकल, वो फिर पैथोलॉजिकल अंडरस्टैंड। तो दिस विल बी एक्चुअली है। तो नॉर्मली हम यहाँ इस चीज़ को देखेंगे कि हाउ दी नॉर्मली सोडियम लेवल इज मेंटेन्ड इन द बॉडी। और बॉडी को में अंदर सोडियम लेवल को मेंटेन करने के लिए, जिसको हम सोडियम होम्योस्टेसिस कहते हैं, टू कीप द सोडियम लेवल विद इन नॉर्मल रेंज, होम्योस्टेसिस, स्टेडी स्टेट ऑफ स्टेट, जो स्टेडी स्टेजेस जो है वो आपको नॉर्मल रखने के लिए बॉडी में बाकायदा मैकेनिज्म्स बने हुए हैं। उसमें कुछ मैकेनिज्म्स ऐसे हैं जो फौरी तौर पे काम करते हैं, कुछ इंटरमीडिएट हैं, कुछ लेट हैं, मतलब जो आस्ता आस्ता आएंगे, लेकिन कोशिश होगी कि आपका सोडियम लेवल नॉर्मल रहे। आप देखिए इतना पसीना आ रहा है, उसमें कितना साल्ट बाहर निकल रहा है, तो सोडियम कितना बाहर निकल रहा है, लेकिन बॉडी में सोडियम फिर वापस मेंटेन हो जाता है। कैसे मेंटेन होता है, क्या होता है? ये कुछ बॉडी के मैकेनिज्म थोड़े से आपको देखने होंगे फिजियोलॉजिकली, ताकि आपको पता चले कि पैथोलॉजिकली हो क्या रहा है, ये क्यों हाइपरनेट्रीमिया और हाइपोनेट्रीमिया क्यों हो रहा है जब मेरे बॉडी में मैकेनिज्म्स मौजूद हैं। तो अब इसको आप यहाँ पे देखेंगे रेगुलेशन कैसे हो रही है। रेगुलेशन के लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? वो ज़ाहिर है किडनी है। किडनी जो बेस्ट जो रेगुलेटिंग सिस्टम है वो किडनी को टारगेट करता है, और उसमें एक हार्मोन है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन का क्या रोल है सोडियम होम्योस्टेसिस में, इसको देखने के लिए आप किडनी का वो फंक्शनल यूनिट देखें जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन जस्ट वन किडनी। हम सिर्फ एक नेफ्रॉन को देख लेंगे तो पूरी किडनी पढ़ लेंगे आप। उस पर आपने देखा था फिल्ट्रेशन जो है, उसमें से एक तो है, थोड़ा यार पेन ले आओ, ये तो पेन दोनों बेकार हैं। आज मैं भूल गया एक्चुअली, मेरे मार्कर्स रह गए उधर। तो अब यहाँ पे देखें कि ये फिल्टर क्या होगा, जाहिर है ब्लड आएगा और वहाँ से प्लाज्मा फिल्टर होगा, सोडियम उसी में है, तो फिल्ट्रेशन वहाँ से होगी। और इस पानी की वजह से वो जो फिल्टर हुआ है, वो फिल्टर की वजह से क्या हो जाएगा, सिर्फ पानी निकलेगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी साथ जाएंगे। तो इसका मकसद है कि कहाँ से? ब्लड से, ब्लड से। तो ब्लड, ये ब्लड आया और ये नेफ्रॉन में जो उसका पहला यूनिट होता है कप लाइक, जिसको हम बोमेंस कैप्सूल कहते हैं, वहाँ जब ये पहुँचेगा तो ये स्प्लिट होके कैपिलरीज बन जाएंगी। यही वो जगह है जहाँ से फिल्ट्रेशन होने वाली है। इसको कहेंगे क्या? ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस क्या है? बेसिकली कैपिलरीज का एक बंच है, और ये कैपिलरीज बंच जो है इज टफ ऑफ कैपिलरीज। और कैपिलरी का आपको पता होता है उसकी वॉल बहुत थिन होती है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई, और यहाँ जो इतना ब्लड आएगा तो प्रेशर होगा, और प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन हो जाएगी। वो फिल्ट्रेशन में गुजरा है ब्लड, लेकिन ब्लड के सेल्स होते हैं बड़े, वो फिल्टर नहीं होंगे, ब्लड के सेल्स फिल्टर नहीं होंगे, ना आरबीसी निकलेगा यूरिन में जाने के लिए, ना डब्ल्यूबीसी, ना प्लेटलेट्स, ना ही प्लाज्मा में से मौजूद प्लाज्मा प्रोटीन, वो भी नहीं जाएंगे क्योंकि वो भी बड़े होते हैं। तो बाकी क्या जाएगा? वाटर चला जाएगा, और वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी चले जाएंगे। और ये जैसे फिल्टर होंगे तो फिल्टर होके क्या ऐसे फैल जाएंगे कि नीचे एक बाउल जैसी चीज रखी हुई होगी, नाम होगा उसका बोमेंस कैप्सूल। ये बोमेंस कैप्सूल इस तरीके से यहाँ पर मौजूद होगा, इट्स लाइक दिस। ये बोमेंस कैप्सूल है। वो बोमेंस कैप्सूल के कितने लेयर हो गए? 2 लेयर।
थैंक यू। दो लेयर हो गए, एक लेयर ये जो ग्लोमेरुलस को सराउंड कर रहा है, और एक जो रिफ्लेक्ट होके यहां ये आ गया। तो ये जो लेयर है जो ग्लोमेरुलस को सराउंड कर रहा है, इसको हम विसरल लेयर कहते हैं, और ये जो लेयर यहां पे रिफ्लेक्ट हो गया है, इसको हम पैराइटल लेयर कहते हैं। और इसके बीच में जो स्पेस हो गई, इसमें वो फिल्टर्ड फ्लूइड होगा जो अभी अभी कहां से आया है, ग्लोमेरुलस से आया है। और ये जो फ्लूइड आ गया किसमें, ग्लोमेरुलर का फ्लूइड किसमें आ गया, बोमेंस कैप्सूल में। इस फ्लूइड को अभी यूरिन नहीं कहेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलर फ्लूइड। क्या होगा, और ये जो फिल्ट्रेशन हुई है इसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और इस फिल्ट्रेशन के अंदर 1 मिनट में कोई 125 ml, 1 मिनट में 125 ml वाटर यहां से गुजर के फिल्टर होके यहां आ गया है। किसका हिस्सा, प्लाज्मा का हिस्सा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट है। क्या सारा प्लाज्मा आया है, या प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह उधर ही रुक गए हैं, बाकी सारी चीजें इधर आ गई हैं। और जब ये सारी चीजें इधर आ गई हैं तो यहाँ बोमेंस स्पेस से गुजर के ये किधर चले जाएंगे, इस ट्यूब्यूल में चले जाएंगे, ये जो इसके साथ कंटिन्यूस है। इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। और जैसे ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नीचे आएगा तो ये एक लूप, ये हेयर पिन लाइक एक लूप बन जाएगा ऐसा, इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनली। और ये लूप ऑफ हेनली जैसे आप ऊपर लेके जाओगे तो फिर इसका ये ट्यूब्यूल बन जाएगा, एक और ट्यूब्यूल जो फिर कन्वोल्यूटेड होगा, इसको हम कहेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये ओपन हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, और इस कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे ये ट्यूब्यूल्स ड्रेन होंगे यहां पर। और यहां तक आते आते जब यहां से आप गुजर जाएंगे तो फिर यूरिन बन जाएगा। और इस दौरान हमने बताया ना कि ये पूरा जो सिस्टम आप यहां पे देख रहे हैं, ट्यूबुलर सिस्टम अलॉन्ग विद द बोमेंस कैप्सूल, और उसमें भी दाखिल कर दो एक ग्लोमेरुलस, तो इसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। ये एक चीज है, लाखों ऐसे होते हैं एक किडनी में और दूसरे में भी। अब इस जगह पर आपने देखिए ये वाटर जहां से हमने बाहर निकाला है कितना 125, तो उस 125 में और भी क्या आ गया है, इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन से, सोडियम, पोटेशियम और बहुत सारी चीजें। यही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे अच्छे कंटेंट्स जो आपको यूरिन में पास नहीं कराने हैं, ये आ गए हैं इधर भी। और अगर इनको वापस नहीं लेके गए तो यूरिन में पास हो जाएंगे। होना चाहिए क्या, नहीं। हाँ, इतना है कि इसके अंदर ग्लूकोज भी आ गया है। अभी ग्लूकोज आप इतनी मुश्किल से खाया है, आपने कमा के खाया है, डाइजेस्ट किया है, ब्लड में लेके क्या यूरिन में पास करने के लिए किया गया, और आ गया है ये यूरिन में जाने जा रहा है यूरिन में। और सिर्फ ग्लूकोज नहीं, अमाइनो एसिड्स भी आ गए, और अमाइनो एसिड नहीं, फैटी एसिड्स भी आ गए। ये सारी चीजें तो तुमने खाई है, इन चीजों को क्या जाया करोगे क्या बाहर, नहीं। और क्या इतना वाटर तुम बाहर जाया कर सकते हो 1 मिनट में, 100 ml 1 मिनट में, तो 1 घंटे में तो 6 लीटर, 6 लीटर तो ब्लड ही नहीं होता है। टोटल प्लाज्मा ही तुम्हारा है 2.5 लीटर। तो अगर ये हालत रही, 100 ml तुम्हारा यूरिन बन गया, तो टोटल ब्लड का प्लाज्मा तुम्हारा वॉशरूम में होगा कितनी देर में, आधे घंटे में। यानी आधे घंटे में तुम इतनी यूरिन पास कर लोगे कि पीछे प्लाज्मा ही सारा खत्म हो जाएगा। तो ये हम इतना नहीं हम यूरिन बनाते। तो बनाते नहीं हो तो फिल्टर क्यों करते हो? फिल्टर इसलिए करते हैं क्योंकि भाई देखो, घर की अगर सफाई करते हैं, पानी से साफ करते हैं, थोड़ा पानी ज़ाया होता है कि नहीं। मसला ये है कि पानी ज़ाया करना पड़ता है इसलिए क्योंकि पानी से ड्रेन करना है हमें उस गंदगियों को बाहर। फिर बाद में जो पानी बाहर गया है वो बाद में कचरे में, गंदे में शामिल हो जाता है, फिर वो बाहर पहुंच जाता है, फिर फिल्टर होकर फिर वापस पानी आ जाता है। ये जो आप गंद बाहर फेंकते हैं ना, ये वापस वासा वाले वापस नहीं जाने देते, ये घुमा के वापस ला के फिर फिल्टर प्लांट में लेके उसको साफ करके फिर पिलाते हैं आप। आपको क्या लगता है कि ये टनों के हिसाब से रोज आप पानी खारिज करते हैं इधर उधर, ये क्या उधर दराहों में फेंक देते हैं और आपके लिए नया पानी लेके आते हैं क्या? ये रिसाइकल होके, दुनिया का पानी तो यही है ना। पानी कोई बना सकता है क्या? पानी की बनाने की कोई फैक्ट्री वैक्ट्री है क्या? यही पानी है, यूज करते हो, साफ होता है, साफ होके फिर वापस आ जाता है। इसी को तो फिल्टर कहते हैं। तो फिल्ट्रेशन है आपकी इसी तरीके से। नहीं, आप पानी का बायकॉट कर ही नहीं सकते। वाटर इज लाइफ। पानी का बायकॉट करेंगे तो आप जाके 18 kg रह जाएंगे सिर्फ, बस 18 kg। इतना 42 kg वाटर है, आप पानी से तो बायकॉट कर ही नहीं सकते। शुक्र करें पानी आपसे बायकॉट ना कर दे। 42 लीटर्स, 42 kg जस्ट वाटर। तस्वर है आपका, आप हैं ही पानी के बने हुए।
उसमें भी मसल और बोन को माइनस कर दूं ना, तो आप पेप्सी के मुश्किल से इतने छोटे से पैक में आ जाएंगे सारे, पूरा बॉडी आपका आ जाएगा। अगर मैं मसल और बोन को, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को हटा दूं तो फिर तो आप हैं ही नहीं। अंडरस्टैंड? तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक, तो ये जो है 125, यूरिन बनते 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 1 मिलीलीटर जाके यूरिन बनता है, 125 फिर वापस ब्लड में चला जाता है। कहां से गुजरते गुजरते? इन ट्यूब्यूल से गुजरते 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 जब यहां तक आ गए वो यूरिन बन गया, तो हमें पता चला कि वो इस मिनट में वो जो 125 बना था फिल्टर, 1 मिलीलीटर बन गया मेरा यूरिन। 124 मिलीलीटर एवरी मिनट हैज टू बी रीअब्सॉर्ब्ड। रीअब्सॉर्ब मतलब ये फिल्टर किधर से हुआ है? ब्लड से ट्यूब्यूल्स में। तो रीअब्सॉर्ब कहां से होगा? ट्यूब्यूल से बैक इनटू ब्लड। आप सिर्फ बैक इनटू ब्लड, यहां तो कोई ग्लोमेरुलस ही नहीं है। एक्चुअली आपके इस ट्यूब्यूल्स के अराउंड नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, वो टिश्यू पेपर की तरह वाल से उसको चूस लेगा एक तरह से, और ये वाटर क्या आ जाएगा? वापस चला जाएगा इनटू द ब्लड। अब उसने जब जाना ही वापस था तो फिर आया ही क्यों? आया इसलिए क्योंकि इस फिल्ट्रेशन के दौरान इन सारी चीज़ों को बाहर खारिज भी करना था। अब देखो इस वक्त यहाँ पर वाटर चल रहा है, सिर्फ वाटर चल रहा है कि सोडियम भी चल रहा है? अब किडनी को चॉइस है कि अगर बॉडी में सोडियम ज़्यादा है अगर, तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को ये रोक देगा और यूरिन में उसको बढ़ा देगा, और पीछे आपकी जो प्लाज्मा में सोडियम है वो क्या हो जाएगा? नॉर्मलाइज हो जाएगा। लेकिन पीछे अगर आपका सोडियम है कम, तो ये क्या करेगा? सोडियम को रीअब्सॉर्ब कराएगा, और जब सोडियम को रीअब्सॉर्ब कराएगा तो वापस जो उधर सोडियम की लेवल लो हो रही थी वो क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी, वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। तो इसका मकसद है कि ऐसा करने से मेरे पास 2 चॉइसेस आ जाती है ना, मैं रेगुलेट कर सकता हूँ ना। अगर फॉर एग्जांपल आपका सोडियम जो है वो आपके बॉडी में हो गया है कम, तो बॉडी में जब वो कम हो जाएगा तो आपके बॉडी से एक हार्मोन प्रोड्यूस होगा। अगर आप देखें कि सीरम में इस वक्त प्लाज्मा, आप इसको ध्यान देना ज़रा, यहाँ पर 2-3 मैकेनिज्म्स में एक साथ ही करा दूंगा। अब देखो हो क्या रहा है, ये जो ब्लड आ रहा है ना इसके पास, और क्या बन रहा है इससे? फिल्टर, फिल्ट्रेट है ना। ये कौन सा फिल्ट्रेट? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अगर तुम्हारे बॉडी में इस वक्त सीरम में या तुम्हारे प्लाज्मा में, बॉडी में है तो प्लाज्मा है, वहाँ सीरम नहीं है। सीरम जब है जब बाहर निकाल के ले आओ और क्लॉट बन जाए तो बची हुई चीज़ को हम प्लाज्मा नहीं सीरम कहते हैं। बॉडी में सर्कुलेट वाले को सीरम नहीं कहेंगे, उसको प्लाज्मा कहेंगे। अगर आपके प्लाज्मा में सोडियम है कम, तो फिल्टर के टाइम पर जब फिल्ट्रेट हो रहा है तो उस फिल्टर में सोडियम ज़्यादा होगा कि कम होगा? भाई जब बॉडी में कम है तो इस वक्त फिल्टर जो हो रहा है उसमें उतना ही सोडियम है जो नॉर्मली आता है कि कम आएगा? तो है ही कम, तो सारे कम आएगा, तो सोडियम इस वक्त कम होगा। अगर सोडियम कम है तो ये नीचे चलते 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 जब आप डिस्टल साइड पे पहुंचेंगे तो इधर सोडियम की डिलीवरी ज़्यादा होगी ट्यूब्यूल में कि कम होगी? वो पैसे ही कम, और रास्ते में और भी रीअब्सॉर्ब हो गया वो, तो उधर बहुत ही कम पहुंचेगा। और अगर सोडियम डिलीवरी, अब देखना हमेशा सोडियम डिलीवरी अगर तुम्हारे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में डिक्रीज हो जाए तो एकदम से किडनी चीखना शुरू करेगी कि ये क्या कर रहे हो मेरे साथ, ये तो सोडियम कम पहुंचा है इधर। इसका मकसद है कि माल की डिलीवरी उधर से जो होती थी वो नॉर्मल नहीं पहुंची है, यहाँ कम पहुंची है। एकदम से फ़ोन आएगा कि मेरे पास माल कम पहुंचा है। मेरे पास क्या कम पहुंचा है? सोडियम कम पहुंचा है। वो जो सोडियम कम पहुंचा है तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से सिग्नल जाएगा, और ये सिग्नल किडनी से एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, उसका नाम है रेनिन। तो रेनिन की जो सिक्रीशन होती है फ्रॉम द किडनी, उसका स्टिमुलस कौन है? क्यों सिक्रीट हुआ ये, क्यों निकला है किडनी से जो नॉर्मली नहीं निकलता है, इससे निकला है क्यों? डिलीवरी ऑफ द सोडियम टू द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज डिक्रीज्ड। और ये क्या जाहिर करता है कि पीछे प्लाज्मा में सोडियम कम है। अब क्या ये और सोडियम कम करेगा कि वो इंतज़ाम करेगा कि सोडियम को बैक टू नॉर्मल करे? तो फिजियोलॉजिकल लिमिट में वो बैक टू नॉर्मल करेगा, वो कर रहा है ना। और क्या करे? ज़्यादा से ज़्यादा
रेडियोलॉजी का डॉक्टर क्या करेगा? इलाज करेगा कि तशखीस करेगा कि ये है? वो आपको बोलेगा भाई ये अपर लोब के अंदर यहाँ ये टीबी का शेडो आ रहा है, मुझे ये टीबी लग रहा है कि ये है, ये ले जाओ डॉक्टर के पास ले जाओ। भाई आप भी तो डॉक्टर हैं, अभी आपको सबसे पहले आपको पता चला है कि ये टीबी है तो आप इलाज भी लिख के देना। ये डॉक्टर का काम नहीं है, ये इसका काम नहीं है रेडियोलॉजिस्ट का। रेडियोलॉजिस्ट ने अपना काम कर दिया। इंटेलिजेंस इदारे क्या होते हैं? मार्क करते हैं कि इस जगह पे गड़बड़ हो रही है, खुद नहीं करते कुछ, दूसरों को बोलते हैं जो जिनका काम है ये, वो जाके वहाँ पर से इस तरीके से। मुखबिर क्या करता है? पुलिस वाले को जाके बोलता है कि ये फला जगह ये हो रही है। ये मुखबिर होते हैं पुलिस वालों के। तो आके काम क्या मुखबिर पकड़ेगा उसको या पुलिस वाला पकड़ेगा? तो उसका काम, मुखबिर का काम हो गया, और उसी के पिन पॉइंट करने से भी जा पाए। तो यहाँ पर रेनिन, ये आके यहाँ सोडियम डिलीवरी कम हुई और रेनिन बाहर आ गया। अब रेनिन क्या करेगा? रेनिन सर्कुलेट करेगा बॉडी में, और बॉडी में सर्कुलेट करते हुए लिवर से निकलने वाला एक एंजाइम है जिसका नाम मैंने बताया भी था आपको, उसका नाम है एंजियोटेंसिनोजिन। क्या है? वो तो लिवर से प्रोड्यूस हो ही रहा है, तो होता रहे। एंजियो, ये इनएक्टिव होता है, लेकिन शुक्र है प्रोड्यूस तो हो रहा है। अब ये जो एंजियोटेंसिनोजिन है, इस पे आके रेनिन एक्ट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन में। लेकिन एंजियोटेंसिन 1 में ये भी इनएक्टिव है, लेकिन रेनिन की वजह से कम एंजियोटेंसिनोजिन से, जैसे पेप्सिनोजिन पेप्सिन, तो ये एंजियोटेंसिनोजिन से कम एंजियोटेंसिन 1 में तो हो ही गया। अब क्या करना है? ये एंजियोटेंसिन इसको ब्लड में सर्कुलेट करते करते क्या ये लंग में नहीं जाएगा? क्या ब्लड जाता है लंग में भी, 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड वहाँ से भी गुजर जाता है। जब वहाँ से गुजर जाएगा तो लंग के अंदर एक एंजाइम मौजूद है जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा। अब वो भी एक्टिव नहीं होगा क्या? तो ये क्या है? एंजियोटेंसिन 2, और ये है एक्टिव। तो इन दोनों को ऐसे कन्वर्ट किया, 1 को किसमें? 2 में। कन्वर्टिंग एंजाइम कहते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, इसको एस कहते हैं, ACE। और जब एंजियोटेंसिन 2 है तो अब एंजियोटेंसिन 2 फिर अब इस वक्त ब्लड में गुजर रहा है, ब्लड में घूम रहा है, और घूमेगा तो आपको पता है कि और भी बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड की हमेशा ये आदत है, या यूँ समझ लो कि एंडोक्राइन ग्लैंड हर उस जगह पे बैठे हुए होते हैं जहाँ ब्लड सप्लाई, ह्यूज ब्लड सप्लाई होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड साइज में भले मटर के दाने जितना ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी ब्लड सप्लाई आप देख के हैरान रह जाएंगे। थायराइड ग्लैंड इतना है 50 ग्राम का, हर आर्टरी उसके पास आके इतना नेटवर्क बना लेती है। ये तो छोड़ें, पिट्यूटरी ग्लैंड है इतना 5 ग्राम का, उस 5 ग्राम की जाके ब्लड सप्लाई देखें। एसआई पेंक्रियाज देखें, हालांकि पेंक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन एक्सोक्राइन के साथ एंडोक्राइन भी है। ये इंसुलिन, ग्लूकागन वगैरह वगैरह ये सब यहीं से प्रोड्यूस होते हैं, और एंडोक्राइन होने की वजह से उसको शदीद ब्लड सप्लाई है उसकी। फिर हमने देखा कि सिर्फ ये नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग ग्लैंड है जिसका नाम है एडिनल ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं इसको। और सुप्रारीनल ग्लैंड कहाँ के बैठा हुआ है? किडनी के अपर पोल पे, तभी तो नाम है इसका सुप्रारीनल। और यकीन करें सुप्रारीनल ग्लैंड का कोई किडनी से लेना देना नहीं है। ये अगर सुप्रारीनल ग्लैंड यहाँ से निकल के थ्रोट में भी बैठ जाता ना, काम वही करता, क्योंकि इसकी सीक्रेशन किसमें जानी है? ब्लड में। तो ब्लड यहाँ नहीं है क्या? तो ये किडनी के पास आके क्यों बैठा है? किडनी के चोटी पे चढ़ के उसके सर पे क्यों नाच रहा है? क्या मसला है इसका? यहाँ क्यों आया है? यहाँ पर यहाँ नेचर ने क्यों बिठाया है? क्यों? क्या चीज़? एक फिल्टर्ड ब्लड नहीं, यहाँ ब्लड की बहुत ज़्यादा परफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा ब्लड का गुजर है इधर। कैसे गुजर है? एनाटॉमी में आपको पता होगा कि अगर मैं यहाँ से ये ले लूँ, ये देखें आपकी 2 किडनीज हैं, ये यहाँ पर सुप्रारीनल ग्लैंड बैठा हुआ है। इसका एक होता है अंदर का हिस्सा जिसको हम कहते हैं मेडुला, और एक बाहर का हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं कार्टेक्स। बीच में ये गुजर रहा होता है आपका एओर्टा। एक रीज़न जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि ये एओर्टा के 2 किनारों पे बैठा हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ा सोर्स ऑफ ब्लड एओर्टा है।
यानी आप इंडस रिवर के किनारे पे रहते हो, क्यों? क्योंकि आपको पानी की ज़रूरत है। ज़मीनें ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा सैराब वही होंगे जो किनारे पे बैठी है। ये क्यों यहाँ आया है? क्योंकि एओटा साथ पड़ता है इसके, तो बड़े मज़े से एओटा से डायरेक्ट ब्रांच ले लेता है ये। खुद अंदाज़ा लगाएं, इंडस रिवर से यहाँ से तुम ऐसे करके तुम पानी का सोर्स ले लो तो सबसे ज़्यादा पानी तो तुम्हें मिलेगा, क्योंकि मेजर सोर्स है आपका इंडस रिवर। इससे बड़ी इंडस रिवर क्या होगी? सबसे बड़ा सोर्स ऑफ ब्लड सप्लाई है ये, बल्कि सबसे बड़ा क्या, ओनली ब्लड सोर्स पूरे बॉडी को यही इसी से सप्लाई होता है। यहीं से तुमने ले ली, सिर्फ इसी वजह से नहीं आया है। इसको पता चला है कि चलो ये मुझे तो दे देगा आर्टरी, तो मुझे अच्छी खासी ब्लड सप्लाई मिल जाएगी। किडनी को मुझसे 10 गुना ज़्यादा दे रहा है, क्योंकि आपको पता है ना, किडनी को जाती हुई जो रीनल वेसल होती है वो 90 डिग्री के एंगल पे होती है ऐसे, और इसकी वजह से उसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा जाता है। आप से वो तो किडनी को मिल रहा है, इसको तो नहीं मिल रहा। ये इसके सर पे जो इसे बैठ के नाच रहा है, तो ये क्या करेगा, किडनी की इस रीनल आर्टरी से भी एक ब्रांच ले लेगा। यानी आपको सप्लाई एओर्टा से तो डायरेक्टली है ही, एक सप्लाई तुमने रीनल से भी ले ली। अब इससे अंदाजा लगाएं कि कितनी ब्लड फ्लो होगी इसके पास। ये इसी लालच से आया है कि ये किडनी को फ्लो मिल रहा है ज़बरदस्त, क्योंकि आपको पता है ना, 2 किडनी मिलके कार्डियक आउटपुट का कोई 21% सिर्फ 2 किडनीज लेती है। उसको पहले से ही भांप लिया है इसने कि यहाँ ब्लड बहुत ज़्यादा जा रहा है, इससे भी एक ब्रांच उठा लूँगा मैं, मुझे अपनी तो मिलेगी ही। और अभी भी इसका पेट नहीं भरा है। ये ऊपर क्या है तुम्हारा डायफ्राम, और जैसे डायफ्राम से एओर्टा थोरेक्स से पास होकर एब्डोमेन में आता है, सबसे पहले एओर्टा ब्रांच ही देता है किसको? किसको? डायफ्राम को। इसको बोलते हैं फ्रेनिक आर्टरी। डायफ्राम के ऊपर के डायफ्राम के नीचे, तो इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। फ्रेनिक वर्ड आपको पता है, फ्रेनिक डायफ्राम से रिलेटेड। आपसे वो तो डायफ्राम को दिया, ये सुप्रारीनल ग्लैंड क्या करेगा, वो डायफ्राम को जाती हुई इसी आर्टरी से भी एक ब्रांच पकड़ लेगा। यानी ये अपनी किचन में खुद तो खाना बना ही रहा है, साथ में 2 घरों से भी मंगवा रहा है। क्यों? ये बीच में घर क्यों लिया इसने? पता था ये दोनों घर जो है ना, वो किचन में जब खाना बनाते हैं तो पड़ोसियों में बांटते भी हैं। यहाँ पर इसने वहाँ जाके घर बनाया, तो इसको अपनी तो आर्टरी मिली क्योंकि एओर्टा करीब है, साथ में नीचे रीनल आर्टरी और ऊपर से डायफ्राम वाली आर्टरी, उससे भी ब्रांचेस ले ली। अब इससे आप अंदाज़ा लगाएं, इस किस्म की अयाशी कोई और ग्लैंड कर सकता है? हर वो ग्लैंड कर सकता है जो एंडोक्राइन है। ये इसलिए नहीं कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है बड़े प्यासे हैं, इनको आर्टरियाँ चाहिए या नहीं, ये इसलिए क्योंकि इनको कंट्रोल करने के लिए भी चाहिए क्या? सिग्नल्स थ्रू द ब्लड, और इनकी डिलीवरी भी होनी है थ्रू द ब्लड। तो ब्लड जहाँ होगा वहाँ ही एंडोक्राइन ग्लैंड को आके बैठेगा, और ये लाइफ सेविंग ग्लैंड है, यहाँ पर आस्ता आस्ता हर चीज़ का आपको यहाँ सिग्नल मिलता है। इसलिए ये उस जगह आके बैठा है जहाँ ब्लड ज़्यादा है। और ब्लड ज़्यादा है तो अगर ब्लड ज़्यादा है तो ये एंजियोटेंसिन भी तो घूम रहा होगा ना, देर से पहुँचेगा कि फ़ौरन आर्डर आ जाएगा इसके पास? फ़ौरन आर्डर आ जाएगा, क्योंकि फ्लो बहुत ज़्यादा है। और जैसे आर्डर आ जाएगा तो ये कौन सा आर्डर पहुँचा है, तो क्या है इसके अंदर? एंजियोटेंसिन 2 है इसके अंदर ब्लड में। ये क्यों है एंजियोटेंसिन 2? क्योंकि पीछे सोडियम कम है, तभी आया है ना भाई। ये एंजियोटेंसिन 2 किधर से आया है? 1 से। और 1 कहाँ से? एंजियोटेंसिनोजिन से। और एंजियोटेंसिनोजिन को किसने कन्वर्ट किया? रेनिन ने। और रेनिन क्यों दिया किडनी ने? क्योंकि सोडियम डिलीवरी कम है। माना सीधा सीधा बोलो कि सोडियम कम है, तो ये आ गया क्या? ये सोडियम डिलीवरी कम है और यहाँ आके पहुँचा है। और इस वक्त यहाँ क्या आके पहुँचा? ये। और कार्टेक्स को एकदम से, कार्टेक्स में खलबली मचेगी, आर्डर आ गया है। किससे आया आर्डर? ब्लड से। ब्लड में ऐसा कौन सा सिग्नल है जो ने डिकोड किया है? A2 पड़ा हुआ है ब्लड में। और A2 जैसे पड़ा हुआ है, ये जो एड्रिनल ग्लैंड है इसके सरफेस पर, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड की जो कार्टेक्स होती है ना, इसके 3 हिस्से होते हैं। ये बाहर वाले हिस्से की बात बता रहा हूँ। इस हिस्से को आके जो A2 लगेगा तो एकदम से एक हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और इस हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरोन। अब ये एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? अब एल्डोस्टेरोन तुम्हारे ब्लड में घूम रहा होगा, डिलीवरी इसी में हुआ है। अब ये देखो किडनी के ऊपर बैठा हुआ है, किडनी को डायरेक्ट दे देता, भाई ये मैं बैठा हूँ यहाँ पर, मुझे आपको कोई चीज़ देनी है, मैं आपको नहीं दे सकता। ये यहाँ बैठा हुआ है, ये किडनी को नहीं दे सकता, एक्ट किडनी पे करेगा, ये इसको देगा नहीं। मुझे यहाँ किसी को देना है या मुझे आपको देना है कि ये चीज़ है, मैं जाऊँगा यहाँ से उठ के आपके करीब से गुजर के TCS में,
और वहाँ मैं आपका पता लिख के वो बोलूँगा कि इनको देना है। अब तुम इसके साथ से यहाँ से गुजर के आ जाओ, उसको दे दे, वो मुंह पे मारते उसको, ये इधर कहाँ आ गए तुम? तरीके से जाएंगे थ्रू प्रॉपर चैनल। आपको मैं डायरेक्ट नहीं दे सकता। ये एक्ट किस पे करना है? किडनी पे। लेकिन तुम डिलीवर किसको करोगे? ब्लड में। क्या चीज़? एल्डोस्टेरोन। अब तुम्हारे पूरे बॉडी में एल्डोस्टेरोन घूम रहा है, लेकिन घूमते घूमते क्या आएगा? ब्लड में आएगा, और ब्लड से आके रीनल आर्टरियों में आएगा, और रीनल आर्टरियों से गुजर के कहाँ आपके पहुंचेगा? आके किसमें? किडनीज के अंदर। और एक्ट करेगा किस पे? नेफ्रॉन पे। लेकिन कहाँ ये एक्ट करेगा? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे। किस पे? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे जाके ये एक्ट करेगा। एल्डोस्टेरोन आया किस वजह से? एल्डोस्टेरोन, पीछे सोडियम कम है, और यहाँ आके एक्ट करेगा। क्या करेगा? वो जो सोडियम यूरिन में जा रहा है थोड़ा बहुत भी, उसको रीअब्जॉर्ब करके वापस ले आएगा। वैसे भी रीअब्जॉर्ब करता है, लेकिन इस हालत में कम करेगा कि ज़्यादा करेगा? ज़्यादा करेगा तो वो ब्लड में वापस भेजेगा, वापस भेजेगा, और होते 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 वो जो कम डिलीवरी है वो वापस आस्ता 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 नॉर्मल हो जाएगी। और वो जो 135 से गिरा था वो 136, 7, 8, 9, 10, 40 तक आ गया। आप फिजियोलॉजिकली नॉर्मल हो गया। ये होम्योस्टेसिस हो गई। ये कैसे पहुंचा है? ये आके यहाँ पहुंचा, और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर जो अंदर क्या है? एपिथेलियम, यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन करा के ले जाएगा। किसको? सोडियम को। और सोडियम अकेला नहीं, वाटर भी साथ जाएगा। तो यूरिन की वॉल्यूम बढ़ेगी कि यूरिन की वॉल्यूम कम हो जाएगी? तो कम हो जाएगी। प्लाज्मा की वॉल्यूम बढ़ेगी। साथ में कौन गया है? सोडियम। और सोडियम जो आपका कम हुआ था अब पूरा हो गया कि नहीं? अब जो पूरा हो गया तो अब की बार जो किडनी को मिलेगा ब्लड, जो आएगा नेफ्रॉन में, और जब यहाँ आएगा तुम्हारा वो रीनल फ्लूइड, तो उसमें सोडियम की डिलीवरी अब नॉर्मल हुई कि नहीं? अब जो नॉर्मल हुई तो वो जो चीख रही थी किडनी, रेनिन रेनिन दे रही थी, क्या देगी क्या? अब नहीं देगी। अब रेनिन नहीं देगी तो एंजियोटेंसिन में भी कन्वर्ट नहीं होगा। वो कन्वर्ट नहीं होगा तो ये भी, और ये कन्वर्ट नहीं होगा तो 2 भी नहीं बनेगा। 2 भी नहीं बनेगा तो वापस एल्डोस्टेरोन की सप्लाई विथड्रॉ हो जाएगी, क्योंकि आपका सोडियम नॉर्मल हो चुका है। ये नॉर्मली ऐसे हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है। लेकिन अगर ये सिस्टम काम नहीं करे तो इसका मतलब है कि सिस्टम कौन सा काम कर रहा है? नंबर वन रेनिन, नंबर 2 एंजियोटेंसिन, और फिर एल्डोस्टेरोन। मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं है। अब सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ तक अगर ये मामला पहुँचा, अब दूसरा ये है कि अगर सोडियम की लेवल बढ़ गई तो, अगर बढ़ जाए तो उसको थोड़ा कम करना है। माने उसकी यूरिन के अंदर उसकी एक्सक्रीशन बढ़ानी है ताकि पीछे कम हो जाए। तो पीछे कम होने के 2 रास्ते हैं जो समझ में आते हैं। एक ये कि सोडियम की यूरिन में एक्सक्रीशन को बढ़ने दो, माने किसको कम करो? एल्डोस्टेरोन को कम करो। एक तो ये, लेकिन एल्डोस्टेरोन भी कम होके रीअब्जॉर्प्शन को थोड़ा बहुत तो रोक सकता है, लेकिन फिर भी लेवल ज़्यादा है हमारी सोडियम की। अब मैं कहाँ से एक्सक्रीट कराऊँ? क्या करूँ मैं? गले में उंगली डाल के उल्टियाँ करूँ? करेंगे क्या? ऐसे कम करने की देसी तरीका करेंगे क्या? ऐसे तो नहीं करेंगे। उसको चक्कर लगवा के मैं पसीने दिलवाऊँ ताकि सोडियम खारिज हो जाए, ये भी नहीं करेंगे। तो दूसरा तरीका ये है कि वो जो ब्लड में इस वक्त सोडियम है, कंसंट्रेशन कम है कि ज़्यादा है? इस वक्त ज़्यादा है। उसमें तुम ज़्यादा पानी डाल दो, डाइल्यूट कर दो उसको। भाई होता है ना, अगर आपकी चीनी ज़्यादा पड़ जाए चाय में तो वो चीनी निकाल तो नहीं सकते आप। उसको क्या करें? कोई फीकी चाय थोड़ी ऐड कर दें उसके अंदर, तो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पानी डाल दें, ऐसे पानी, पहले ही दूध में पानी और ऊपर से और पानी डालेंगे, दूध डालेंगे, ऐसे नसीब तुम्हारे नहीं है। दूध देखे तो हमें बरसों हो गए, आपको क्या पता चलता है कि हर ये सफ़ेद चीज़ का दूध होती है क्या? नहीं, ये दूध नहीं होता है। ये आप दूध समझ रहे हैं, ये आपकी ही मासूमियत है जो आप उसको दूध समझ रहे हैं। ये दूध नहीं समझ रहे आप। वो कहते हैं खालिस है, फिर डाल रहे हैं नाम केमिकल है, उसमें खालिस केमिकल है। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे? उसके अंदर क्या डाल दें? वाटर डाल दें। अब वाटर डालेंगे कैसे? पहले तो आपको प्यास लगेगी। ऐसे हालत में क्या होगा? पहले आपको प्यास लगेगी, 2-3 गिलास पानी पी लेंगे। क्या ऐसे ही करेंगे कि बॉडी भी रिस्पॉन्ड करेगी अंदर से? कहाँ? फिर किडनी पे। किस जगह और कौन करेगा? किडनी पे करेगी। यहाँ से जो वाटर यहाँ से जा रहा है आखिरी लम्हे, किससे?
कलेक्टिंग डक्ट से। ये आखिरी लम्हे है ना, यहाँ से गुजर गया तो फिर तो यूरिन है। ये जाते हुए आखिरी में पानी में क्या करें, वो जाते हुए पानी में से इस पानी को वापस ले आए, पानी को, सोडियम को नहीं। सोडियम जो हो चुका वो डिस्टल कन्वर्टेड टिब्यूल में कम जाने दिया, जो भी किया, लेकिन यहाँ पे क्या करें, उसको ऐड करने के लिए क्या ऐड करें, पानी ऐड करें। वो पानी ऐड करें, इसका मकसद है कि यहाँ से जाती हुई जो यूरिन है, जो अभी यूरिन बनने जा रही है, यहाँ से क्या करें, हर मिनट में कितना जाता है, 1 ml, 1 ml से भी ½ ml लेके आए वापस। तो जो यूरिन निकलेगा वो ज़्यादा कि कम, डाइल्यूट के कंसनट्रेटेड, लेकिन इस चक्कर में तुम्हें ½ मिलीलीटर पर मिनट वाटर मिल गया कि नहीं, और वाटर मिल गया, और उस वाटर को यहाँ लेने के लिए ज़ाहिर है अंदर से कोई ऑर्डर करेगा तो मिलेगा ना। और ऑर्डर कौन करता है, ऑर्डर करता है ब्रेन। आपको ब्रेन को कैसे पता चला, भाई ये जो ब्लड गुजरा ना उधर से, तो ब्लड को पता चला है किसको, ब्रेन को पता चला, किसको, हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरॉन्स बैठे हुए हैं जो आपको एक हार्मोन देते हैं जिसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH। तो वो किधर से आएगा, वो ब्रेन से आएगा। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन जब ब्लड में आएगा, ADH, तो क्या सिर्फ इधर ही घूमता रहेगा ब्रेन में, कि पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा? वो बॉडी में सर्कुलेट होकर उन्हीं जगहों पर काम करेगा जहां अल्लाह ने उसको ऑर्डर किया है। माने उस जगह उसके होंगे रिसेप्टर्स, और रिसेप्टर कहाँ होंगे, डिस्टल कन्वर्टेड टिब्यूल में भी नहीं, यहाँ होंगे कलेक्टिंग डक्ट में, यहाँ रिसेप्टर्स होते हैं, इसको हम कहते हैं V2 रिसेप्टर्स। दीज आर कॉल्ड V2 रिसेप्टर्स। अब और सिर्फ वो तो ADH है, इसको तो A2 रिसेप्टर्स कहना चाहिए। एक्चुअली ADH का दूसरा नाम है वेजोप्रेसिन, वेजोप्रेसिन कहते हैं उसको, इसलिए इन रिसेप्टर्स का नाम ही पड़ गया है V2, वेजोप्रेसिन 2 रिसेप्टर्स, क्योंकि वेजोप्रेसिन 1 रिसेप्टर्स भी होते हैं, ये वेजोप्रेसिन 2 रिसेप्टर्स। और जैसे ये वेजोप्रेसिन 2 रिसेप्टर पर एक्ट करेगा कौन, ये निकला हुआ ADH, तो क्या हो जाएगा, इससे कलेक्टिंग डक्ट की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जाता हुआ जो पानी है, जो यूरिन बनने जा रहा है अभी तो पर मिनट 1 मिलीलीटर, उससे खींच के आधा पानी इसके जरिए डाल के फिर किसमें उछाल देगा, ब्लड में, क्योंकि बाहर क्या है, कैपिलरीज है। तो जो यूरिन बन रही थी 1 मिनट में 1 मिलीलीटर, अब 1 मिलीलीटर बनेगी क्या, ½ मिलीलीटर बनेगी, और हाफ किधर चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। तो वो ब्लड का जो प्लाज्मा है, जिसमें हम समझते हैं कि सोडियम ज़्यादा है, अब ये पानी शामिल हो जाएगा तो अब सोडियम की सोडियम उतना ही होगा, लेकिन उसको डाइल्यूट करने की वजह से सोडियम की कंसंट्रेशन डाउन हो जाएगी। बड़ी हुई डाउन हो जाएगी तो क्या कहेंगे, नॉर्मल हो जाएगी। इसका मकसद है कि बढ़े हुए को नॉर्मल करने का रोल प्ले किया तुमने। कैसे, 2 तरीकों से, एक ADH यूरिन को कम करके, और दूसरा 2-3 गिलास पानी पी के। आप ऐसे नहीं पी जाते पानी, क्यों, आपको थर्स्ट लगती है इस हालत में। सोडियम डाल के या डाइल्यूट करके, 2 तरीके होते हैं ना। यहां क्या सोडियम डालेंगे, क्या पहले ही बढ़ा हुआ है, तो कम कैसे करेंगे, या तो सोडियम को बाहर निकालो या उसमें पानी ऐड कर दो। और पानी ऐड करेंगे तो कौन सा, ये इस तरीके से पानी किसने ऐड किया, ADH ने। तो 3 मैकेनिज्म यहां आपने देखे, एक रेनिन, दूसरा एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, और तीसरा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये सब आपस में मिलके आपके सोडियम के लेवल को अगर बढ़ गया तो कम, और कम हो गया तो बढ़ा के फिर उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो की रेगुलेटर्स क्या हुआ, नंबर 1 एल्डोस्टेरोन, नंबर 2 एंटी डायूरेटिक हार्मोन, नंबर 3 रेनिन-एंजियोटेंसिन सिस्टम, और नंबर 4 है, इसको कहते हैं एट्रियल नेट्यूरेटिक पेप्टाइड, ANP। क्या चीज है ये, अगर आपका सोडियम बढ़ गया, अब देखिए ये सोडियम को कम करने की कैसे कोशिश कर रहा है। सोडियम आपका बढ़ गया तो अकेला सोडियम बढ़ेगा कि अपने साथ वाटर को भी ले आएगा। तो अगर अपने साथ वाटर को भी ले आए तो ओवरऑल आपके ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट आएगा, कम होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। जब वो बढ़ेगा तो सबसे पहले ब्लड जब बढ़ेगा तो वीनस रिटर्न भी बढ़ेगा कि नहीं, ओवरऑल प्लाज्मा जो बढ़ गया, वीनस रिटर्न जब बढ़ेगा तो सबसे पहले उस वीनस रिटर्न का असर कौन कबूल करेगा हार्ट में, वेंट्रिकल के एट्रियम, जमा वहीं होता है ना। कौन सा
एट्रियम सबसे पहले उसका असर कबूल करेगा, लेफ्ट एट्रियम के राइट एट्रियम, क्योंकि बॉडी से राइट एट्रियम थ्रू इंफीरियर सुपीरियर वेना के बाद ब्लड रिसीव कर रहा है। क्यों वो ज़्यादा हो गया है, क्यों ज़्यादा हो गया है? सोडियम ज़्यादा, वाटर ज़्यादा, प्लाज्मा मोर, और मोर प्लाज्मा रिटर्निंग बैक टू द एट्रियम। तो एट्रियम सबसे पहले विजिलेंट हो जाएगा कि ये तो ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब ब्लड ज़्यादा आ रहा है तो वजह क्या है उसकी? प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, वाटर इंक्रीज हुआ है, क्योंकि सोडियम इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पर आपके एट्रियम में, राइट एट्रियम में कुछ सेल्स होते हैं, वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे जाहिर होता है कि हार्ट भी एक एंडोक्राइन आर्गन है। हार्ट खुद एक एंडोक्राइन आर्गन है, लिवर खुद एक एंडोक्राइन आर्गन है, किडनी तो है ही, अभी रेनिन प्रोड्यूस किया है, और थोड़ी देर बाद आप देखें आगे चल के इरिथ्रोपोइटिन भी करेगा। तो किडनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, एंडोक्राइन आर्गन। और इतना कुछ कि आखिर में आपका जो विटामिन डी है वो भी यहीं जाके एक्टिवेट होता है, D3 जाके बनता है ये। और विटामिन डी को तो लोग खामखा विटामिन डी कहते हैं, वो तो खुद एक हार्मोन है। विटामिन डी इज एन हार्मोन। तो इतना इंपॉर्टेंट है विटामिन डी आपकी इवन इम्यूनिटी के लिए, आपकी हर चीज़ के लिए। विटामिन डी आप करा के देखेंगे ना, अभी पहली दफ़ा विटामिन डी आपका, मेरा ये ख्याल है कि हम लोगों में विटामिन डी अगर आप D3 करा के देखेंगे, थोड़ा महंगा है मेरा ख्याल है। रिसर्च लैब में भी जाएंगे तो तकरीबन 1000 रुपये का तो होगा ही। आगा खान वाले तो 5-6 हज़ार रुपये में करते हैं, लेकिन रिसर्च इज़ इक्वली गुड। तो मैंने तो जिसका भी करवा के देखा है ना, 40 उसका इंटरनेशनल यूनिट, 40 उसका मैक्सिमम लेवल है। मैंने जिसका भी करा के देखा है 9 और 10 से ज़्यादा नहीं होता है जो विटामिन D3 आपके ब्लड में, जबकि 40 होना चाहिए। कितना टोटल मिला के? 8-9। मैंने एक दफ़ा खुद का करवाया 3 था, इतना शर्मनाक लेवल, 3 ओनली। और फिर आपको सप्लीमेंट्स लेनी है, और फिर मैंने सप्लीमेंट्स लिए। वो सप्लीमेंट्स अगर आप लेंगे तो फिर आपको फिर एक लेवल 2-2.5 महीने बाद फिर कराना होगा। ज़्यादा एक्सेस भी नहीं लेनी है विटामिन डी की, क्योंकि इससे कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, फिर रीनल स्टोन्स वगैरह बनते हैं। इसलिए लैब में लेवल देख के उस हिसाब से आपको। तो फिर मैं ये आप ले सकते हैं। और फिर मैंने 2 दफ़ा लिया, और अब जाके मैंने कराया तो इट वाज अराउंड 39 अब हो गया था। वरना आप पूरी क्लास करा के देखें, रिसर्च करके देख लें, पूरी क्लास करा के देख लेगी ना, एवरेज लेवल जो होगी ना, एवरेज किसी की 12, किसी की 15, 20 ये होगी, आप एवरेज निकाल लेंगे ना उनका, तो मेरा ख्याल है 8-9 से ज़्यादा नहीं होगी, ये एवरेज होगा आपका। क्योंकि हमें खाने में हमारे पास विटामिन डी है ही नहीं ना, वो नेचुरल बनती है। नेचुरल के लिए हमें धूप में बैठना पड़ता है, और धूप में हम बैठते ही नहीं, तो धूप में आपको बैठना पड़ेगा, तब कि आपकी स्किन बनाएगी फिर विटामिन डी। लेकिन वो धूप में बैठना भी ये नहीं कि सिर्फ ये बस गला और ये मुंह, ऐसे पूरी बॉडी फुल एक्सपोज्ड टू सनलाइट। अब कौन नंगा घूमता फिरेगा, और घर में भी कौन बैठेगा ऐसा, और कितना देर, वो कम से कम 25 से 30-40 मिनट। अब कौन जाके 30-40 मिनट कपड़े उतार के यहाँ पर खड़ा रहेगा सनलाइट के सामने, ये तो प्रैक्टिकबल ही नहीं है। या तो फिर आप पैदल धूप में चलें, वो भी नहीं करेंगे आप। तो इसका मकसद है कि सीधा सीधा बोलें कि विटामिन डी है ही नहीं आपके पास, नहीं है तो फिर सप्लीमेंट्स लें बाहर से। और सप्लीमेंट तब लेंगे जब आपको पता होगा ना आपके पास नहीं है। तो यहाँ से मैंने बताया कि ये इस तरीके से यहाँ पर होगा। तो उसको हार्ट के अंदर अगर ब्लड आ रहा है ज़्यादा, तो वहाँ से प्रोड्यूस होगा क्या, एक हार्मोन जिसका नाम है एट्रियल नेट्यूरेटिक पेप्टाइड, ANP कहते हैं इसको। और जैसे ये सर्कुलेट होगा बॉडी में, जैसे आ जाएगा ब्लड में, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, और फिर जाके एक्ट करेगा किस पे, फिर किडनी पे। सभी किडनी पे एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ अखराज इधर ही से हो रहा है। यहीं से कम कर सकते हैं, यहीं से बढ़ा सकते हैं, और ये यहाँ के एक्ट करेगा उधर। अब नाम से ही जाहिर है एट्रियल, तो एट्रियम से आया। क्या किया इसने, बड़े हुए वॉल्यूम और सोडियम के बड़े होने से आया है। तो क्या करना चाहिए इसको, सोडियम को बाहर निकालना चाहिए। और सोडियम अकेला बाहर निकलेगा कि पानी भी जाएगा साथ में उसके, तो यूरिन को बढ़ाएगा ये। और ये क्या करेगा, नेट यूरेसिस कराएगा। नेट यूरेसिस का मकसद है कि नेट्रो यानी सोडियम की यूरेटिक्स बढ़ाएगा, माने उसका क्या करेगा, उसकी एक्सक्रीशन बढ़ाएगा। और जैसे एक्सक्रीशन बढ़ाएगा तो पीछे क्या सिर्फ एक्सक्रीशन बढ़ेगी कि वाटर भी बाहर निकलेगा, तो यूरिन की वॉल्यूम बढ़ जाएगी।
और यूरिन की अगर वॉल्यूम बढ़ गई तो पीछे क्या असर पड़ेगा, पीछे असर क्या पड़ेगा, प्लाज्मा के अंदर वो सोडियम क्या हो जाएगा, आस्ते आस्ते नॉर्मल हो जाएगा। और सोडियम नॉर्मल हो जाएगा कि ब्लड प्रेशर भी थोड़ा नॉर्मल होता जाएगा। अंडरस्टैंड? ये किसकी वजह से हुआ है, किसने चीखा है, किसने सोचा, एट्रियम ने सोचा, और इसकी वजह से आपका बढ़ा हुआ सोडियम बैक टू नॉर्मल हो गया। तो कितने मैकेनिज्म्स आपने देखे रेगुलेट होने वाले सोडियम के, 3-4 मैकेनिज्म्स आपने देखे। एल्डोस्टेरोन देखा, रेनिन देखा, एंजियोटेंसिन देखा, एडीएच देखा, और अभी आपने एट्रियल नेट्यूरेटिक के पेप्टाइड देखा। देखो इतने मैकेनिज्म्स के बावजूद अब ये सोडियम क्यों जरूरी है आपके लिए, अभी देखा ना आपने, फ्लूइड बैलेंस के लिए। फ्लूइड बैलेंस, सोडियम रुकेगा तो फ्लूइड भी रुकेगा, तो फ्लूइड एक्सपेंड होगा आपका। तो इसका मतलब जब डिहाइड्रेशन होती है तो सोडियम को रोकने की जरूरत है। तो हमने यहाँ पे देखा कि फ्लूइड बैलेंस के लिए, नर्व फंक्शन के लिए, नर्व जो खामोश बैठी हुई होती है, जब उसमें एक्शन पोटेंशियल दौड़ता है तो कौन आगे पीछे होता है, सोडियम। सोडियम के चैनल्स खुलते हैं जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन होती है। यानी आप अगर फॉर एग्जांपल देखेंगे कि ये हमारी नर्व है, अगर यहाँ पर हम आप अपनी नर्व देखें, ये नर्व है हमारी, इसके अंदर जो है वो नेगेटिविटी होती है, बाहर पॉजिटिविटी होती है। ये नर्व है, खामोश बैठी हुई है। लेकिन जब इस नर्व को ऑर्डर मिलेगा स्टिमुलस का, तो क्या होगा, स्टिमुलस का जब इसमें ऑर्डर मिलेगा तो यहाँ से सोडियम के चैनल्स ओपन अप हो जाएंगे। ये क्या है, ये फास्ट सोडियम चैनल्स हैं। जो फास्ट सोडियम चैनल्स हैं तो बाहर सोडियम ज़्यादा के कम, ज़्यादा, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज़्यादा और अंदर कम। तो जैसे ये चैनल खुलेंगे, बाहर का सोडियम क्या करेगा, अंदर से बाहर जाएगा कि बाहर से अंदर आएगा। तो ये बाहर से जैसे ही अंदर आया तो अकेला अंदर आएगा कि अपने साथ पॉजिटिव चार्ज लेके आएगा। तो ये जो अंदर नेगेटिव है, नेगेटिव रहेगी कि पॉजिटिव हो जाएगी, और बाहर वाली फिर नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि हमने लॉस किया है पॉजिटिव का और अंदर जाके कंजेस्ट किया है। पोल्स यही रहेंगे कि डिपोल हो जाएंगे, तो इसको कहते हैं डिपोलराइजेशन। और जैसे डिपोलराइजेशन हो गई, नर्व में करंट क्रिएट हो जाएगा। ये जो करंट है ये ऐसे वाला हमारा करंट नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, ये आयंस की चेंज हुई है पोल्स की, जिसकी वजह से अब आप हाथ लगाएंगे तो मिली वोल्ट्स में उसमें करंट क्रिएट हो जाएगा। हम बोलेंगे कि नर्व स्टिमुलस हो गया है। किस वजह से हुआ है, सोडियम की वजह से। और जो आपकी ये जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, ये भी सोडियम की वजह से होती है। तो सोडियम इतना इंपॉर्टेंट है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी। अब से कैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि ये है मेरा मसल, इसके अंदर एक्टिन मायोसिन वगैरह पड़े हुए हैं, लेकिन ये मसल का ऐसे ही एक्साइट होता है कि इसको नर्व आके एक्साइट करती है। और जब नर्व एक्साइट करेगी तो नर्व क्या ऐसे कान में बोलेगी कि यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर निकालेगी, उसका नाम है एसिटाइलकोलिन। वो एसिटाइलकोलिन जैसे यहाँ आएगा और जैसे इसको टच करेगा, एकदम से सोडियम के चैनल जो इस पे लगे हुए हैं मसल के फाइबर पे, वो खुल जाएंगे। वो खुल जाएंगे तो बाहर का सोडियम क्या करेगा, रशियन करेगा। और जब रशियन करेगा तो अंदर पोल हो जाएगा पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव, तो हम कहेंगे डिपोल हो गया, हम कहेंगे डिपोलराइजेशन। तो ये मसल ऐसे खामोश बैठा हुआ है कि एक्साइट हो गया है। और जैसे एक्साइट हो जाता है, अंदर जो मौजूद होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम, वो रिलीज हो जाता है इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर। और जैसे मसल फाइबर में हो गया, वो जो एक्टिन मायोसिन होता है वो एकदम से क्या हो जाते हैं, इंटरडिजिटेट हो जाते हैं। तो मसल फाइबर उतना ही रहता है कि शॉर्टन हो जाता है, इसी को तो कंट्रैक्शन कहते हैं। लेकिन ये सारा खेल किस वजह से हुआ, सोडियम के अंदर जाने से। और सोडियम को अंदर जाने के लिए किसने शय दी, नर्व ने। और ये सोडियम, तो इसका मकसद है कि मसल के फंक्शन के लिए भी क्या चाहिए, सोडियम चाहिए। और उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए भी सोडियम। आदमी का बीपी कम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, पेडिट्रॉल, ORS फला, ये 2-4 गिलास इस तरीके से पीते हैं, कुछ पानी भी मिल जाए और कुछ सोडियम। तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए भी सोडियम का बड़ा रोल है। अंडरस्टैंड? सो दिस एक्चुअली इज कॉल्ड द फंक्शंस ऑफ द सोडियम। अब आप यहाँ पे देखें कि फंक्शंस का भी पता चल गया, आपको रेगुलेशन का भी पता चल गया, फिर भी बीमारी तो होगी। अगर ये ना होती तो आज आपने यहाँ ना होते। अब बोले हम किस लिए बैठे हुए हैं, अगर बीमार नहीं होगा आदमी तो फिर हम ये इतना कुछ यूनिवर्सिटियाँ, ये कॉलेज, ये डॉक्टर, तो ये नर्सेज, ये क्यों है? फिर अल्लाह ताला खुद ही ठीक कर देता है, वही डॉक्टर है, तो फिर हमारी क्या ज़रूरत है? फिर जाहिर है ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो नॉर्मल भी नहीं होती है, कभी कभी वो नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ जा सकती है। वो जब जा सकती है तो उसको भी पढ़ना ज़रूरी है। अगर हाइपोनेट्रीमिया आए तो कब हाइपोनेट्रीमिया कहेंगे, जब लोअर लिमिट से भी कम हो जाए। लोअर लिमिट कितनी थी, 135, हाई अपर लिमिट कितनी थी, 145। 135 से कम हो जाए तो तुम नाम डाल दोगे हाइपोनेट्रीमिया।
ये हाइपो क्यों होगा? अगर फॉर एग्जांपल देखो, वॉल्यूम सोडियम की कंसंट्रेशन कम दो तरीके से होगी, या तो मैं सोडियम लूज करूं, डिप्लीशन, डिप्लीशनल हाइपोनेट्रीमिया, डिप्लीशन माने डिप्लीट किया, कम किया आपने, सोडियम ही बाहर निकाला है, या तो ये, या सोडियम बाहर नहीं निकला है, कौन ऐड हुआ है? वाटर ऐड हुआ है, माना वो डाइल्यूट हुआ है, निकला नहीं है बाहर। भाई हम जितना कमा रहे हैं उतना ही कमाते हैं, फिर मेरे हालात क्यों खराब हो गए? दो बच्चों की तादाद बढ़ गई, या मेहमान ज़्यादा आए। मेहमान ज़्यादा आने से कभी हालात ख़राब नहीं होते, ये अल्लाह की तरफ से, बच्चों की बढ़ जाने से। तो क्या हो गया? मकसद है कि इनकम डाइल्यूट हो गई मेरी, पैसे मैंने जनरेट नहीं किए, मेरी तनख्वाह उतनी ही है लेकिन डाइल्यूट हो गया। इसको हम कहते हैं डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। दो तरीके, एक डिप्लीशनल, वाकई खारिज हुआ बहुत, यानी मेरी इनकम खुद ही कम हो गई है, और दूसरा है डाइल्यूशनल, यानी ऐड किया। तो इसका मकसद है कि सोडियम कब कम होगा? जब तुम वाटर बहुत ज़्यादा ले लोगे। वाटर, हाँ, वाटर में अगर सेलाइन पड़ा हुआ हो, थोड़ा सा नमक भी पड़ा हुआ हो, उसके अंदर और चीज़ें, तो फिर तो अच्छा है, फिर तो नॉर्मल रहेगा एक जैसा। लेकिन सिर्फ पानी और पानी पी रहे हैं आप, तो सोडियम कम होगा। तो सोडियम इंटेक कम हो सकता है यहाँ पर, या किडनी की कोई डिजीज़ हो जाए जिसमें सोडियम लॉस ही हो रहा है, उसमें ये हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स वहाँ पर हो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो पेशेंट का क्या हो जाएगा? हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगी। और हाइपोनेट्रीमिया होगी तो ऐसे पेशेंट के अंदर नासिया, हेडेक वगैरह, कन्फ्यूजन, इवन सीजर्स, अगर सीवियर हो गया तो पेशेंट कोमा में भी चला जाएगा। और अगर यही हुआ तो आप यहाँ पे देखेंगे पेशेंट इस तरीके से यहाँ पर कोमा में चला जाएगा, और दैट विल लीड हियर टू इवन ब्रेन स्वेलिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो, पेशेंट कोमा में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया है, और हाइपोनेट्रीमिया जो होगा वो क्या करेगा? ब्रेन की स्वेलिंग करेगा, और जब हाइपोनेट्रीमिया होगा तो ब्रेन श्रिंक कर जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स को मामूली ना समझना, और इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर ये जो लेवल्स होती है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब इलेक्ट्रोलाइट्स प्रॉब्लम, जब हॉस्पिटलाइज होता है ना पेशेंट, दिन में दो दफ़ा इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस जो है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स करवाते हैं दो दफ़ा दिन में। आज सुबह ये है, शाम तक कितना है, अगले दिन कितना है, यूरिया, क्रिएटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट्स। आप और कुछ कराओ ना कराओ, ये ज़रूर कराएं दिन में कम से कम दो दफ़ा। यूसी एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये हमेशा आपने देखा होगा कि ये इसको मेंटेन करना होता है सारे दिन में, क्योंकि अगर आप हाइपोनेट्रीमिया को लंबा छोड़ेंगे ना, ब्रेन स्वेलिंग शुरू हो जाएगी, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाएगा, पेशेंट कोमा में चला जाएगा। तो जज करना आपका काम है। अब पेशेंट देखे थोड़ा ड्राउजी हो रहा है ना, अगर फॉर एग्जांपल, और वोमिटिंग वगैरह कर रहा है, तो थोड़ा सा देखो कि कहीं हाइपोनेट्रीमिया तो नहीं है, और इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स फ़ौरन आप लैब्स में भेजें फ़ौरन, और इलेक्ट्रोलाइट्स के रिजल्ट तो आ जाती है 1-1.5 घंटे के अंदर। तो हम क्या करें ऐसे पेशेंट को? हम क्या करेंगे ऐसे पेशेंट को? फिर आप सोडियम बाहर से देंगे। सोडियम बाहर से कैसे देंगे? पानी में सोडियम डाल के दे दूं? नहीं, इससे डायरिया हो जाएगा उसको, क्योंकि अगर सोडियम, अकेला नमक पिएंगे ना अगर आप ज़्यादा, तो उससे डायरिया होगा, ऑस्मोटिक डायरिया। तो इसका मकसद है कि मुझे क्या करना होगा? मुझे आईवी देना होगा, आईवी सोडियम मुझे डालना होगा ब्लड के अंदर, ताकि डाइल्यूट भी ना हो और सोडियम की लेवल भी इंक्रीज हो। आप अगर नॉर्मल सेलाइन डाल देंगे, चलो उसमें तो पड़ा हुआ है टोटल कितना, नॉर्मल सेलाइन में कितना होता है सोडियम? 0.9%। बाकी कितना है? बाकी सारा पानी। उधर से तुमने पानी डाल दिया और थोड़ा सा सोडियम डाल दिया, इससे क्या बढ़ेगा कि और कम हो जाएगा? बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? क्योंकि पानी डाल दिया तुमने, थोड़ा डाला है नमक, वो पहले से ही कम, ऊपर से और पानी डाल दिया तो वो डाइल्यूट ना हो जाए कहीं। तो इसका मकसद है कि ये 0.9 वाला नॉर्मल सलाइन जो मार्केट में 100 रुपये की मिलती है, ये नहीं, तुम्हें आपको क्या कस्टमाइज़ करें उसको, कस्टमाइज़ करते हैं तो उसको हम कस्टमाइज़ करेंगे, माने फ़ोन करके आप डिस्पेंसर को बोलेंगे कि मुझे 3%, 0.09 वाली नहीं, 0.9 वाली नहीं, कौन सी? 3% आइसोटो। ये 0.9 को नॉर्मल सलाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सलाइन होती है और उसमें सोडियम की कंसंट्रेशन उतनी होती है जितनी प्लाज्मा में होती है, तो बोलते हैं उसको हाइपरटोनिक, इसको बोलते हैं सारी आइसोटोनिक। आइसोटोनिक माने क्या? नॉर्मली नेचुरल लेवल है उसमें, तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल सलाइन। लेकिन अब की बार जो तुम बनवा रहे हो, क्या नॉर्मल है कि लेवल ज़्यादा रख रहे हैं उसमें, तो उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। कितनी ज़्यादा ना सही, बस सिर्फ 3%। जो 5% एक्स्ट्रा
वो तो बेटा डेक्सट्रोज है ना, तुम्हें सेलाइन चाहिए, तुम्हें सोडियम चाहिए, तुम डेक्सट्रोज दे दोगे क्या उसको? डेक्सट्रोज में तो ग्लूकोज है ना, तो शुगर वाला है तो उसको ये शुगर वाला है क्या? ये हाइपोनेट्रीमिया मर रहा है बेचारा, इसको सोडियम देना है, वो सोडियम कैसे देंगे? 2 गिलास पिला दूं मैं उसके नमक के, उससे डायरिया हो जाएगा, मुझे ब्लड में डालना है। और जब हम ब्लड में डालेंगे तो कितनी, 0.9 वाली नहीं, 3% हाइपरटोनिक सेलाइन बोलेंगे उसको। लेकिन मैंने अक्सर देखा है डॉक्टर भी ऐसे बोलते हैं, यार वो 3% नॉर्मल सेलाइन भेजना। नॉर्मल सेलाइन 3% होती नहीं है। 3% क्या होता है? हाइपरटोनिक होती है, उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सेलाइन आप 3% दे। फिर आप वो 1 लीटर भी ले सकते हैं, ½ लीटर भी ले सकते हैं। ½ लीटर को 1000 रुपये की बनती है, और 1 लीटर वाली मेरा ख्याल है कोई 1500-1600 रुपये की बन जाती है। वो फ़ौरन आपको दे देंगे, वो आप पेशेंट को लगा दो, पेशेंट को आप लगा देंगे। लेकिन 1 लीटर वाली को इतना स्लो रखेंगे कि ये तकरीबन 24 आवर्स में वो ख़त्म होगी। 24 आवर्स ख़त्म करके सुबह को आप सैंपल दोबारा भिजवा दें, वो आपका जो 124, 5, 6 हो गया था वो 130, 132, 3, 4 तक आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। 35 से थोड़ा सा ऊपर करना है, ½ लीटर और मंगवा दें 3% की, 12 घंटे के लिए वो लगा दें। वो पूरा करके फिर आप सैंपल लें, तो सैंपल लेके 140 तक पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह, उसका सोडियम लेवल नॉर्मल हो गया। और ऐसा नहीं है कि फिर छोड़ देना है, फिर आपको 4-5 दिन बाद फिर दोबारा देखना है, ताकि पता चले कि ये बार बार क्यों लॉस हो रहा है इसका। तो इसको हम कहते हैं क्या, हाइपोनेट्रीमिया, और इसको ट्रीट करते हैं इस तरीके से। और ऐसा ही चल के आप आगे देखेंगे तो फिर जो दूसरा होगा वो होगा हाइपोनेट्रीमिया के बाद देन विल बी दी हाइपरनेट्रीमिया। इसमें सोडियम बढ़ गया है। अगर सोडियम बढ़ गया है तो जहां पर सोडियम बढ़ने की क्या वजह है, ये कब सोडियम कितना बढ़ेगा कि मैं हाइपरनेट्रीमिया कहूंगा? अपर लेवल से ये ऊपर हो गया, तो अपर लेवल कितनी है? 145 है। तो 145 से अगर बढ़ गया 146, 149, 50 मिली इक्वलेंट्स पर लीटर है, तो इसका मतलब ये हाइपरनेट्रीमिया का पेशेंट है। और ये हाइपरनेट्रीमिया का पेशेंट है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम वाटर को ऐड कर दें, पानी ज़्यादा पिए। पानी हम इतना भी ज़्यादा कहाँ दे सकते हैं उसको? अनकॉन्शियस है पेशेंट, कोमा में चला गया, तो उसको आप नॉर्मल सेलाइन दे दें, या इवन 5% डेक्सट्रोज या ये दे सकते हैं। वाटर उसको ज़्यादा दें, तो उसका मकसद है कि ये वाटर उसको आप ज़्यादा देंगे। वरना क्या होगा, अगर हाइपरनेट्रीमिया का होगा, ब्रेन श्रिंक कर जाएगा, पेशेंट फिर कोमा में चला जाएगा, तो ब्रेन श्रिंक कर जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स को आसान न समझिए, ये नहीं है कि बस इलेक्ट्रोलाइट ही तो है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सोडियम की बात बता रहा हूँ, पोटेशियम तो इससे ज़्यादा खतरनाक है, उसकी तो ज़रा सी लेवल आगे पीछे करेंगे तो पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। सोडियम तो फिर भी थोड़ा टाइम दे देगा आपको, पोटेशियम तो इतना टाइम भी नहीं देगा आपको। और इसको पोटेशियम को हम करेंगे इंशाल्लाह ताला कल, और बताएंगे कि ये हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैलेमिया ये क्या मसले हैं और इनको कैसे अवॉइड किया जाए, और अगर अवॉइड नहीं करेंगे तो आगे से क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसके। पोटेशियम बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर रेगुलेशन पर्पस, और पोटेशियम को भी इवन रेगुलेट करने के लिए फिर एल्डोस्टेरोन आता है, लेकिन एल्डोस्टेरोन आते आते टाइम लेता है। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट्स पर वॉच रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा ये मेरा आपको एडवाइस है। बॉटम लाइन ये है कि इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंसेस आर वेरी वेरी पोटेंशियली वेरी हैजार्डस। हेमोग्लोबिन तो 13 है ना, 6 और 7 ग्राम वाले भी घूम रहे होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स में ऐसा नहीं समझना कि ये 5 और 6 का तो फर्क है। ये 5 और 6 का फर्क जमीन और आसमान का फर्क है, इतना फर्क होता है। ऐसा ही हाइड्रोजन लेवल आप देखें, पीएच का थोड़ा सा बढ़ना और कम होना, ये इसका थोड़ा सा ना वैल्यू में तो मुझे लगता है 0.12% बढ़ा हुआ है, ये एंटी लॉग होता है, ये 10,000 गुना ज्यादा होते हैं हाइड्रोजन। वैल्यू में क्या नजर आता है आपको भाई? वैल्यू ये 5.6 है, अब यार इसकी 6 ही तो है, 5.6 और 6 में 0.4 का फर्क, 0.4 जमीन आसमान का फर्क। तो इतने फर्क को भी आप समझ लें। एसिडोसिस में जब आप आएंगे ना एसिड बेस बैलेंस में, तो ये थोड़ी लेवल भी ऊपर नीचे होना इज सो डेंजरस। और नेचर ने एसिड बेस बैलेंस के लिए भी हमारे पास बहुत सारे मैकेनिज्म्स रखे हैं, ये करेंगे बाद में, लेकिन कल करेंगे हम पहले पोटेशियम। वॉल्यूम आपको पहले दिखा दिया मैंने, सर्कुलेटरी फेलियर वगैरह, ये है सोडियम होम्योस्टेसिस, और कल करेंगे हम पोटेशियम होम्योस्टेसिस। और फिर अगले दिन हम अगले हफ्ते में जैसे आप आओगे तब हम करेंगे फिर एसिड बेस बैलेंस। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये 2 क्लासेस चलेगा, और फिर हम उसको वहाँ डिस्कस करेंगे कि एसिडोसिस क्या है, अल्कलोसिस क्या है, किस तरीके से हम यहाँ पर इसको जज करते हैं, और कैसे और किस तरीके से उसको मैनेज किया जा सकता है। ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में। यार नोक्सा कह रहे थे, लेकिन
दूंगा ज़रूर, बोला है तो दूंगा।